हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट जो दो वीडियो थे वहाँ पर हमने सॉल्यूशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। देखिए कुछ कंसेप्ट अभी भी बच रहे हैं जो कवर नहीं हुए हैं, इसलिए जो है एक वीडियो और हम बना रहे हैं ताकि जो आपके क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट है सॉल्यूशन के, वो कवर हो जाएं। तो आज जो है हमारा सॉल्यूशन वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड आई एंड एन इज। देखिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है और एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इससे कितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं वो आपके दे रखा है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो देखिए आपने थ्योरी के वीडियो में पढ़ा था फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, I-1 अपॉन n-1। इसको आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि I का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिसोसिएशन के लिए वो क्या पढ़ा है, I = 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये 1 यहाँ चला गया तो ये हो गया I-1, ये क्या बच गया n-1 अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, I-1 अपॉन n-1। यही आपके फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए, और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो कम से कम ये वाला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 2-3 न्यूमेरिकल आपने इस पर कर रखे हैं, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, कई बार क्या होता है वो नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो आपको नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए। आई क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन का मतलब क्या है कि एक अगर आप कोई फॉर्मूला ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का तो उससे कितने आयन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल टी एफ है, डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप ऐसे समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी, इसको आप ऐसे समझो कि डेल टी एफ जितना ज़्यादा होगा, अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रही है, कमी, तो डेल टी एफ जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट ना देके इसका मीनिंग ये निकाल लिया। तो आप ध्यान रखना, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहेगा, और जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तो वो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहेगा। मतलब उसका एक ही है। ठीक है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, इसका मतलब जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जब आप देखोगे तो 0.1 m BaCl2, 0.1 m सुक्रोज, 0.1 m NaCl और 0.1 m ग्लूकोज। अब देखिए इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब होगा क्या है कि ये जब आपके इस टाइप के दे रखे हैं तो वो एक ही चीज़ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, या तो आप कह सकते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन पूछना चाह रहा है, क्योंकि अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, या आप कह सकते हो वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कब, जब सारे कंसंट्रेशन थ्योरेटिकल सेम दे रखे। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सुक्रोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इसकी जो थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन है और एक्चुअल कंसंट्रेशन या इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में होगी सेम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ना तो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है, और इसके बाद आपके ग्लूकोज जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एज इट इज रहेगी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 में से 2 क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सुक्रोज और ग्लूकोज, तो इनकी थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन और इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। लेकिन जब आप बात करोगे NaCl की और BaCl2 की, तो वहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन जो है वो अलग होगी और इफेक्टिव कंसंट्रेशन अलग होगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ थ्योरेटिकली जो इसने कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में दे रखी है वो सबकी सेम दे रखी है, 0.1 m। अब हम अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए BaCl2 के केस में क्या होगा, BaCl2 के केस में तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप क्या करो, या तो उसके नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई कर दो या वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा नहीं दे रखा होता है। अल्फा अगर नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, अल्फा को 1 मानना है। और अगर आप अल्फा को 1 मानेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, अगर आप अल्फा को 1 मानेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 + n-1, क्योंकि अल्फा 1 है तो ये 1 हो गया तो सिंपल हो गया, और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आई एक्चुअल में n आ जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा नहीं दे रखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा, तो आई की वैल्यू n के बराबर हो जाती है, मतलब वो कितने आयन बना रहा है।
तो यहाँ पर जब आप इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालेंगे BaCl2 की, तो BaCl2 कितने आयन बनाता है? 3, एक बेरियम 2+ आयन और 2 Cl- आयन। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन कैसे आएगी? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.3 m। ठीक है। सुक्रोज जो है, लिख देता हूँ यहाँ पर, सुक्रोज क्योंकि डिसोसिएट नहीं हो रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन, देखिए ये तो आपके थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन दे रही है ऑप्शन में, मैं लिख रहा हूँ ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन एक तरीके से, और यहाँ पर कंसंट्रेशन केवल पार्टिकल के सेंस में, किसके सेंस में? पार्टिकल के सेंस में, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो केवल पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करती है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि पार्टिकल कौन सा है, किसका है, कितना बड़ा छोटा, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं या ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा सुक्रोज के केस में क्या है? सेम टू सेम है, तो मैंने कह दिया 0.1 m। इसके बाद है NaCl। NaCl कितने आयन देगा? 2। तो यहाँ पर मैं कहूँ अगर NaCl की बात करें तो उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 0.2 m। उसके बाद लास्ट में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी क्योंकि क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हो जाएगा आपके 0.1 m। ठीक है। इसका एक तरीका और भी है, आप कैसे निकाल सकते हैं? I बराबर, एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या है? I बराबर आपने क्या पढ़ा था कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सबकी सेम दे रखी है। ये क्या है? थ्योरेटिकल, भाई अगर कंसंट्रेशन सेम है तो मतलब जो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में दे रखी है अगर वो सेम है, मतलब थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ऑब्जर्व्ड, तो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आ गई, तो अब आप कह सकते हो कि आई जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आएगी, मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी कब? जब आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब आई की वैल्यू आप देखोगे, इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए 2 है। आई का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आयंस। तो सिंपल सा आपने क्या देखा? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपली आंसर क्या कर सकते हैं? ये। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको सीधे से क्या करना है? जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे उसको आंसर को टिक करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। अगर थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन सेम नहीं दे रखी है तो आप इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालेंगे या ऑब्जर्व कंसंट्रेशन निकालेंगे और फिर चेक करेंगे ज़्यादा किसकी है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, या तो अगर थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन सेम हो तो डायरेक्ट देखो आयन ज़्यादा किसमें बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, ये 1 ही है, ये 2 हैं और ये 1 ही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर 3 वाला आंसर हो जाएगा। कब? जब कंसंट्रेशन थ्योरेटिकल सेम दे रखी है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल सेम नहीं होती तो आप इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालते पहले, और जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज़्यादा आती आंसर वो हो जाता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, फिर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, इस टाइप से खूब सारे पैटर्न थे। 7 टाइप के सॉल्यूशन आपको मैंने थ्योरी वीडियो में बताए थे, और मैं वो जो पैटर्न पढ़ाया था वो इसी क्वेश्चन के लिए पढ़ाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि अमलगम जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, देखिए अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान होगा कि इसका आंसर है लिक्विड इन सॉलिड। इसका आंसर क्या है? लिक्विड इन सॉलिड। ये आपको याद रखना है, अमलगम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डेल एच इज ग्रेटर देन 0 देन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज। अब यहाँ पर डेल एच को आप डेल एच मिक्स भी समझ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। डेल एच को आप डेल एच मिक्स भी समझ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल एच जो होता है, डेल एच मिक्स जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर डेल एच की वैल्यू 0 नहीं है मतलब वो नॉन आइडियल है। फिर हमने 2 तरीके पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब ये कह रहा है कि अगर डेल एच की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है तो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है एंडोथर्मिक। इसका आंसर क्या है? एंडोथर्मिक। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी वीडियो में भी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सम सॉल्वेंट्स आर गिवन बिलो। देखिए हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है जिसको आप डेल एच वी भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? डेल एच वी, नीचे लिखा हुआ भी है डेल एच वी। ठीक है, अब इसने अलग अलग सॉल्वेंट दे दिए A B C D। डेल एच वी दे रखी है किसकी? किलो कैलोरी पर मोल में अलग अलग सॉल्वेंट की। कितनी दे रखी है? A की 100, B की 200, C की 540 और D की 250। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि यहाँ पर इसने 4 तरह के सॉल्वेंट दे रखे हैं और चारों की हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो दे रखी है, उसका डेटा दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
विच ऑफ द अबव सॉल्वेंट्स वुड हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब हो गया Kb, ठीक है। इफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज सॉल्वेंट्स आर सेम, इसमें एक चीज़ और दे दी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। एक फॉर्मूला ये था, आपके लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया Kb इक्वल्स टू mRTB स्क्वायर अपॉन 1000 डेल HV। यहाँ सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि बाकी चीज़ों को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ, क्या मान लूँ, कांस्टेंट, तो यहाँ पर Kb जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल HV के। ये एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम का मतलब देखिए यहाँ पर m क्या है, एक्चुअल में मॉलिकुलर वेट है सॉल्वेंट का। अब यहाँ पर इसने क्वेश्चन में एक कंडीशन तो दे दी, एक इसने फिर भी नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ इसने क्या कहा, 4 तरह के सॉल्वेंट है। अब ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सेम होते तो डेल HV क्या हो जाता, सेम हो जाता। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, माना है इसने, क्या माना कि ये डेल HV दे रखा है। उसके बाद इसने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स वुड हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। Kb की वैल्यू हाईएस्ट किस में आएगी, वो इसने पूछ लिया। कंडीशन क्या दे दी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दिस सॉल्वेंट आर सेम। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में R तो कांस्टेंट है ही, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर ये डेल HV से रिलेशन बताना चाह रहा था, रोल किसका था, m का और Tb का। m क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसने m के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट के वो क्या है, सबके सेम है। हालांकि इसको इसके बारे में भी कहना चाहिए था, कोई बात नहीं कहा, तो आप उसको समझ सकते हो कि वो क्या पूछना चाह रहा है। सिंपल सा वो ये रिलेशन पूछना चाह रहा है। इस रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर डेल HV की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसने पूछा है मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू Kb की कब आएगी, जब डेल HV की कम से कम वैल्यू हो। सबसे कम वैल्यू जो है वो ये दी 100, किसके लिए, A के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। मैंने कहा था कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हेनरी लॉ में हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, या फिर राउल्ट्स लॉ में भी हम बात करते हैं। हेनरी लॉ में मेनली हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझाया था, और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दिस। अब ये क्या कह रहा है कि गैस का मिक्सचर है, ठीक है। कितनी गैस दे रखी है, 3। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कितना दे रखा है, हाइड्रोजन का 0.2 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 0.3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 गैस है, ठीक है। 3 गैस से मिक्सचर बन रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन का कितना है, 0.2। ये मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, x लिख देता हूँ, x का मतलब मोल फ्रैक्शन है। हाइड्रोजन का 0.2 और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 0.3। अब देखिए एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये आ गया कि भाई नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, जब हमने कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पर मैंने आपको सीधा सा एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आपके कोई मिक्सचर है जिसमें आपके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, तो कंसेप्ट ये था कि जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो आएगा ओवरऑल उसका सम वो कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर कितने कंपोनेंट है, 3। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। और यहाँ पर 1 तब आएगा जब आप नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना लेंगे, 0.5। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो जब आप ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक है। तो ये आपके एक क्वेश्चन तो अपने आप में यही हो गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। आगे क्या दे रखा है, इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर विल बी 10 एटमॉस्फेयर। मैंने क्या कहा, टोटल प्रेशर जो है वो कितना है, 10 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन शैल बी। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप क्या करो, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन से। तो ऐसे आपके पार्शियल प्रेशर आप तीनों का निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। अब जैसे मोल फ्रैक्शन में था कि सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो
कि सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। ठीक है, खैर वो एक अलग बात है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आपको निकालना है। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 10 एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दे नहीं रखा था, लेकिन हमने कितना निकाल लिया 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 एटमॉस्फेयर। कितना आ जाएगा 5 एटमॉस्फेयर। तो आपको दो चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपके सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट है तो जितने भी कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो कितना आता है 1, पहली बात। तो दूसरा ये है कि अगर गैसेस मिक्सचर है तो जितनी भी गैस है उन सब को मिला के जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कहलाता है, और एक गैस का जो प्रेशर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है उस टोटल प्रेशर में वो कहलाता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर। तो जब आपको पार्शियल प्रेशर जिस भी गैस का निकालना है, जैसे नाइट्रोजन का निकालना है, तो आपको क्या करना है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे आप सारी गैस का निकाल सकते हैं, और सारी गैस के पार्शियल प्रेशर को जब आप ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा टोटल प्रेशर के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसे लिखूँ PN2 प्लस PH2 प्लस PO2 तो ये किसके बराबर आएगा P के बराबर। ऐसा क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ कि अब आपने PN2 का फॉर्मूला क्या लिखा PXN2, PH2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PXH2, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर का PXO2। तो ये हमने क्या कहा कि मैंने आपसे कहा कि जो टोटल प्रेशर है वो आपके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। तो मैंने क्या करा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये मैंने लिख दिया, और ये जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था यहाँ से वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर P तीनों में कांस्टेंट है तो मैंने P लिख दिया इक्वल्स टू, और तीनों के जो मोल फ्रैक्शन है XN2 प्लस XH2 प्लस XO2 ये मैंने अलग से लिख दिया। और अब आपके जितने भी गैस हैं या जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है 1 आता है। तो ये इक्वल टू कितना आ गया P। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गैस है उन सब के पार्शियल प्रेशर का जो सम आएगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, और जितने भी कंपोनेंट है उनका जो मोल फ्रैक्शन है उसका जो सम आएगा वो 1 के बराबर होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन रियली डाइल्यूट सॉल्यूशन हेनरी लॉ अप्लाइज टू। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, और देखिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपके स्कोर को कम कर सकते हैं, इसलिए हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, उस समय बताया था कि इसका आंसर क्या है सॉल्यूट ओनली। तो देखिए एग्जाम की तैयारी का यही तरीका होता है कि आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या जो सिंपल क्वेश्चन आपने कहीं भी देख रखे हैं उनको सॉल्व करिए, फिर वापस से थ्योरी पढ़िए। तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों चीज़ साथ चलनी चाहिए, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरी तो बहुत पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन का पता ही नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उनको थ्योरी याद नहीं है। तो दोनों चीज़ साथ में चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है फ्रीजेज एट, तो ये आप कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट। आगे कह रहा है व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ये कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि चलिए एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है तो दोनों चीज़ हो जाएगी। एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये एक तरीके से आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, दोनों चीज़ का काम करेगा। फ्रीजिंग मतलब इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी आप कह सकते हो और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और मैंने आपसे उस टाइम पे कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया तो आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो या तो केवल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़े या केवल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पढ़े, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ दे दी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको फॉर्मूले को देखेंगे तो डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका? अगर रिलेशन दे रखा है तो। ऐसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको प्रिपेयर होके जाना है। ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के बी अपॉन के एफ। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो 4 में से 3 चीज़ें दे रखी होंगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें देखिए पूछी, कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये डेल टी बी पूछा है इसने। तो फाइनली क्या हो जाएगा, डेल टी बी इक्वल्स टू डेल टी एफ इंटू के बी अपॉन के एफ।
अब आपको केवल वैल्यू रखनी है। तो देखिए अभी मैंने आपको वैसे बताया कि जो डेल टी एफ है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता क्या है, 0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आप दोनों तरीके से काम में ले सकते हैं। कैसे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आप इसको सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। डिफरेंस ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेल टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आप कितना ले सकते हो, -0.186। इसके अलावा के बी जो है वो कितना दे रखा है, 0.512, और अपॉन में क्या दे रखा है, के एफ कितना है, 1.86। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था पुराने वीडियो में कि के एफ की जो वैल्यू है, मैंने आपको कही थी कि के एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है अगर उसे साइन को इंपॉर्टेंस दी है। और एक क्वेश्चन भी था जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों थी। तो यहाँ पर नेगेटिव देने ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नहीं दोगे तो डेल टी भी नेगेटिव आ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में नहीं दिया है, आप मान के चलो कि ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, पॉइंट के बाद 3 है, तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट लगा दिया। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। और 0.512 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लास्ट वाली 0.0512। तो ये आपके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कितना, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इक्वल्स टू के बी अपॉन के एफ। 4 में से 3 चीज़ देगा। तो यहाँ पर आप उसको वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए और अगर आप पढ़ के नहीं गए तो ये क्वेश्चन फिर या तो आप गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे। तो देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडिड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, उसमें आप मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐड कर रहे हैं या मिला रहे हैं, तो क्या होगा। ये ऑप्शन दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। अब यहाँ जो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि पहले आपने जो ले रखा है वो क्या ले रखा है, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए लैंग्वेज समझना, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पहले से कौन सा है, पोटेशियम आयोडाइड है, उसमें आप मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला रहे हैं। मतलब जो रेफरेंस है हमारा वो है पोटेशियम आयोडाइड, हम इसके सेंस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले सॉल्यूशन था पोटेशियम आयोडाइड का, उसके बाद जब आप मर्क्यूरिक आयोडाइड उसमें मिलाएंगे तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसको इसने इस सेंस में दे रखा है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रखी है भाई, मैंने कहा स्टार्टिंग में पोटेशियम आयोडाइड ले रखा है हमने, क्या ले रखा है, पोटेशियम आयोडाइड, के दे रखा है, बैलेंस करने के लिए 2 लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा मैंने उसमें HgI2 मिलाया, मर्क्यूरिक आयोडाइड मिलाया, ठीक है। उसके बाद जो बनेगा वो इसने नहीं दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में जब आप कराओगे रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड की और मर्क्यूरिक आयोडाइड की तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा K2HgI4। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट किसका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। किसका कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये जब इस तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब ये आपके आयन बनाएगा और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक ही आयन है। क्या है, एक ही आयन। तो हमने क्या देखा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी या केवल KI था तो 2KI जो है वो कितने आयन देगा, यहाँ पर ये आएगा 4। क्यों, क्योंकि KI जो है एक पोटेशियम आयोडाइड 2 आयन देगा और 2 पोटेशियम आयोडाइड कितने आयन देंगे, 4। अब यहाँ पर इससे कोई हमें मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हम किसका करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का। जब वो स्टार्टिंग में था तो हमने कितने कहे, 4 आयन थे बैलेंस के बाद, और जब रिएक्शन हो गई उसके बाद टोटल आयन कितने हैं, 3। तो हमने क्या देखा कि रिएक्शन से पहले पोटेशियम आयोडाइड जो था उसमें आयन की जो कंपैरिजन है बाद में रिएक्शन के दौरान, क्योंकि बैलेंस दे रखा है, तो हमने क्या कहा कि भाई अगर इसके 4 आयन लेंगे पोटेशियम आयोडाइड के तो HgI2 से रिएक्शन करने के बाद ये 3 ही आयन दे पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स थे पहले की तुलना में वो क्या हो गए, कम। अब देखिए यहाँ पर मैंने HgI2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप HgI2 लोगे तो इसके आयन्स और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर फिर एक्चुअल क्वेश्चन का कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंपेयर किसको करना है, मिक्स्ड जो आपने मिक्स करा उसको पहले कितने आयन थे मिक्स करने से पहले मर्क्यूरिक आयोडाइड को, और मिक्स करने के बाद कितने आयन हैं। तो मैंने ये बैलेंस इक्वेशन लिखे ताकि कंपैरिजन में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या देखा, मिक्स करने से पहले कितने आयन हैं, 4, और मिक्स करने के बाद कितने आयन हैं, 3।
तो यहाँ पर आयंस की संख्या या हम कहें पार्टिकल्स की संख्या कम हो रही है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगी, कमी। अब यहाँ पर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। भाई अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये तो हमें पता है। तो हमने क्या कहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा, और जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो डज नॉट चेंज वाले ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकते। अब आपको ये देखना है कि दो ऑप्शन है, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। लेकिन यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं गए हो, देखिए अभी जो आप थ्योरी पढ़ते हो, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि भाई मैंने चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी मुझे आ गई, लेकिन वो कभी भी 100% नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई डिफरेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमने थ्योरी के वीडियो तो देख लिए या थ्योरी तो पढ़ ली, अब हमें क्वेश्चन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आप गलतफहमी मत रखना, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए प्रैक्टिस दो तरह की है, एक वो कि न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हमें पता है लेकिन सॉल्व करना हमें नहीं आता, या हमें फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता, तो एक तो प्रैक्टिस वो होती है। और एक ये होती है कि न्यूमेरिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन वो डिफरेंट कंसेप्ट पे आ जाता है, तो वो कंसेप्ट हमको सीखने को मिलता है, क्योंकि वो थ्योरी में नहीं होता। तो ये आपके क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दे रखा है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बाय 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो है उसके कितने ग्राम दे रखे हैं, 0.64 ग्राम, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट में कमी की बात कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। कितना कम कर दिया इसने, 0.256। अब लैंग्वेज में इसने क्या रखा है, कम कर दिया, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कम हो गया, ये आप कह सकते हो डेल टी एफ कह सकते हो आप। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कंपाउंड वर डिजॉल्व इन द बेंजीन। अब ये कह रहा है कि जो आपके सॉल्यूट है वो कितने आपके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब सॉल्यूट, वर डिजॉल्व इन द बेंजीन। ये पूछ रहा है कि आपने सॉल्यूट के कितने मोल जो है बेंजीन में डिजॉल्व करे हैं। आगे क्या कह रहा है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस। बेंजीन का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया इसने, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट। अब देखिए ये चीज़ नहीं देता तो भी चल जाता, लेकिन इसने स्पेशली कहा है कि वो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में ही है, मतलब ना तो टूट रहा है, ना तो डिसोसिएशन हो रहा है, ना एसोसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर सिंपल सा अगर मुझे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है तो वो ये होता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सबसे सिंपल फॉर्मूला कहें तो ये होता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। डेल टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो है कमी जो है वो दे रखा है, अवनमन आप कह सकते हो। के एफ जो है वो डिप्रेशन कांस्टेंट है, या उसको आप डिफरेंट नाम भी से भी जानते हो। एम क्या है, मोलैलिटी। एम क्या है, मोललता है। अब यहाँ पर मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन या डिटेल में लिखूँ तो ये हो जाएगा डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखें तो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आप नीचे लिखते हो W और ऊपर आप लिखते हो 1000। ये आपने 1000 कब लिखा, जब आप इस W को ग्राम में ले रहे हो। अगर आप जो सॉल्वेंट का वेट है अगर आप उसको किलोग्राम में लोगे तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ग्राम में लोगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला लिखा डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या 1000 वैसे आ गया, और जो W है वो किसका वेट है, सॉल्वेंट का वेट है, किसमें, ग्राम में। अब आपको चाहिए क्या, आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कंपाउंड। आपको एक्चुअल में N निकालना है। क्या निकालना है, N। अब मैं N लिख देता हूँ यहाँ पर, N इक्वल्स टू, तो ये आप क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू, कैपिटल W जो सॉल्वेंट का है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, के एफ इंटू 1000। ये आपके फॉर्मूला आ गया। अब आप देखो डेल टी एफ कितना दे रखा है,
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बाय, ये कह रहा है 0.64 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कम हो रहा है 0.256 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 0.256 डिग्री, ठीक है। W जो है वो कितना है 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, कितना है 100 ग्राम, और KF की जो वैल्यू दे रखी है वो फाइनली कितनी दे रखी है 5.12, ठीक है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूनिट नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर आपके 5.12 आ गया, साथ में 1000 भी है। एक चीज़ मैंने आपको 2-3 बार बताई थी, वापस बता देता हूँ कि जो डेल TF होता है वो भी नेगेटिव होता है और KF जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। कई बार वो साइन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन ऐसा हो कि प्लस माइनस दोनों, तो वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंस लगेगी, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 2 है, मैंने इसको एक बराबर लगा दिया, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ये आपके 2 0 हैं, ये 2 0 हैं, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे कि 256 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जाएगा 20 से, और नीचे एक 0 और आ गया, तो ये फाइनली आ गया इक्वल्स टू 1/200। अब आप ऑप्शन चेक करो कि किस हिसाब से, ऑप्शन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/200 आ गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻³ कर दिया। वैसे आप अपने आप कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, पावर 3 प्लस में, पावर 3 माइनस में, आसान हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 गए, ये आ गया 5, और 5 में कितना है -3, मतलब 0.005, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.005, मतलब आपको क्या करना है 1/200 करना है। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपने न्यूमेरिकल देखा, तो मैंने क्या करा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूले में जो जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने रख के इसको सॉल्व कर लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इसने सॉल्यूट का वेट दे रखा था, क्या दे रखा था वेट। अब वो ऐसे ही नहीं दे रखा है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर वेट में आप देखेंगे कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं आ रहा। कई बार क्वेश्चन में कई डेटा ऐसे ही दे रखे होते हैं, वहाँ पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, द वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इन 0.001 m सॉल्यूशन वॉज डेटरमाइंड टू बी 1.5। अब ये कह रहा है कि भाई कोई सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और उसका जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, ये आगे कह रहा है इफ इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास भी 75। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड का मतलब जब सॉल्यूशन बन गया और जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होना था वो हो गया। अब यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है तो डिसोसिएशन होता है। ये कह रहा है कि डिसोसिएशन के बाद जो है एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर वेट 75 आ रहा है, तो ये कह रहा है इट्स एक्चुअल मोलर मास वुड बी। देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताता हूँ, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा हमको थ्योरेटिकल कंसेप्ट की ज़रूरत क्या है, हम तो सीधा फॉर्मूला देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। कई बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएशन को बता रहा है, और 1 से कम है तो एसोसिएशन को बता रहा है। क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल स्टार्टिंग में था तो उससे कितने पार्टिकल बने। अब यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये डिसोसिएशन को बता रहा है। अब आप इसको ऐसे समझो कि मैंने कहा कि ये थ्योरेटिकल कोई पार्टिकल है जो स्टार्टिंग में हमने लिया, इसका वेट है 100 ग्राम, या इसका मोलर मास जो है वो कितना है 100। अब अगर मैं इसका डिसोसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये 2 पार्टिकल हो गए। अब ये 2 पार्टिकल का वो वेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ये 20 ग्राम है और ये 80 ग्राम है। तो जब आप इन दोनों पार्टिकल का एवरेज मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80 + 20 = 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 आ जाएगा। कुल मिला के मोलर मास क्या हो जाएगा कम। अब यहाँ पर अगर आपको केवल ये कंसेप्ट भी पता है तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये आपके टूटने के बाद जो हमने मोलर मास निकाला वो एक्सपेरिमेंटल निकाला। तो डिसोसिएशन हो रहा है तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो थ्योरेटिकल से कम आता है, और ये आपके एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब थ्योरेटिकल जो मोलर मास है वो इससे ज़्यादा ही आना चाहिए। अब आप देखो 75 से ज़्यादा कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 60, 50, 75, 112.5। तो यहाँ पर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा तो भी आपका आंसर आ गया थ्योरेटिकली। अब मैं आपको उसको बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, I = I जो है वो क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मोलर मास का फॉर्मूला उल्टा चलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर जब आप I लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट या मोलर मास कह दो, और नीचे आ जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट या मोलर मास। अब यहाँ पर इसमें दे क्या रखा है, ऑब्जर्व्ड
जिसको हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, पूछा क्या है थ्योरेटिकल। तो जब आप थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या मोलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, I इंटू ऑब्जर्व कितना है एक्सपेरिमेंटल 75, I की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 75। एक चीज़ और कि ये फॉर्मूला भी आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई I की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि I की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आएगी, किस केस में, डिसोसिएशन के केस में। तो अब आप ये देखो कि स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है और डिसोसिएशन के बाद मॉलिक्यूलर मास कम आ रहा है। तो I की वैल्यू डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा कब आएगी, कि जब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऊपर हो और ऑब्जर्व नीचे हो, क्योंकि अगर आपने उल्टा लिख दिया तो I की वैल्यू कम आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्रॉस चेक भी आप कंसेप्ट से कर सकते हो। तो देखिए जब तक आप कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं करेंगे, अगर आपने केवल फॉर्मूला रट लिया है उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो ये आप इससे करेंगे तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा 112.5। तो ये मैक्सिमम जो कंसेप्ट थे जो सॉल्यूशन में थे और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने कवर कर लिए। देखिए सारे क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जितने कंसेप्ट थे वो मैंने आपको सारे कवर कर दिए। एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था उसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया, आपसे पूछ ले कि आंसर क्या होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई आप जो है वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको वो समझ में नहीं आया, या मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके लिए क्या होगा, या तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या दोबारा कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वो उस कंसेप्ट पे करवा दूंगा, ताकि आपका जो वो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरेटिकली या क्वेश्चन वाइज, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो उसके बाद में उसका जो है अपनी तरीके से सॉल्यूशन कर दूंगा। तो देखिए आज जो है हमारा सॉल्यूशन का जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।